हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसआर मेडिकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने स्टडी किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें आपने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल्स क्या होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के अगले टॉपिक को, जो हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, अर्थात रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के जो भी नोट्स थे वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दिए गए हैं, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के जो भी नोट्स रहेंगे वो ये भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए जाएंगे, जिसको आप इजीली आप नोट कर लीजिएगा। आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टडी करेंगे कि श्वसन क्या है, श्वसन की परिभाषा क्या होती है और श्वसन के प्रकार क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा जाए तो श्वसन की हमने जो डिफिनेशन दे रखा है, यह श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थ अथवा कार्बनिक पदार्थ अर्थात जैसे ग्लूकोज C6H12O6 का ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अर्थात श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ अथवा भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और हमें ऊर्जा देता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे हम लिख सकते हैं श्वसन क्रिया को एक रासायनिक समीकरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले है ग्लूकोज, जैसे आप देख रहे हो C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और कुछ एंजाइम्स में पार्टिसिपेट्स होते हैं, और मुख्य उत्पाद के रूप में देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। तो एक रासायनिक समीकरण के द्वारा हम श्वसन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। स्टूडेंट, जो श्वसन होता है जीवों में, पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, पृथ्वी पर जितने भी सारे जीव हैं, उन सारे जीवों में अगर देखा जाए तो श्वसन दो प्रकार का होता है मोस्टली, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, अर्थात ऑक्सीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पे वो दो टाइप का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला हमारा है वायवीय श्वसन, ठीक है, यानी कि आक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा हमारा अवायवीय या अनाक्सीय श्वसन, जिसे इंग्लिश में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऐसे श्वसन को हम कहते हैं वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसे हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हो जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है, एंजाइम्स की उपस्थिति में और अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो रहा है और CO2 जल और ऊर्जा बन रहा है। जो ग्लूकोज का एक अणु के टूटने से, ऑक्सीकरण से होने से 673 किलो कैलोरी अथवा 38 ATP प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से, पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी या 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम अध्ययन करते हैं दूसरा अवायवीय श्वसन यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है, इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है कि एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा जो बनता है कम मात्रा में बनता है, जैसे 2 ATP के रूप में यह बनता है। ठीक है, या फिर 21 किलो कैलोरी के फॉर्म में ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अवायवीय श्वसन होता है। जो अवायवीय श्वसन होता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा अवायवीय श्वसन किसके रूप में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, यानी कि एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा क्या क्या अंतर होता है। वायवीय श्वसन जो होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में जो होता है यह ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रियम जाकर के एब्जॉर्ब होता है या फिर डिग्रेडेट होता है क्रेब्स साइकिल के द्वारा, और जो ये अवायवीय श्वसन में ये कोशिका द्रव में इसका डिग्रेडेशन होता है। जो ग्लूकोज का इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में आंशिक ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से, यानी ग्लूकोज का एक अणु जब टूटता है तो 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 2 ATP का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीकरण होकर के 673 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, जबकि इसमें ग्लूकोज के डिग्रेडेट होने से या फिर ऑक्सीकरण होने से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंशिएशन हुआ एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए हम स्टडी कर लेते हैं श्वसन की अवस्था के बारे में। तो श्वसन को देखा जाए तो 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग, आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन, और तीसरा है कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टडी यहाँ पे कर लेते हैं। श्वासोच्छ्वास क्या होता है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक प्रक्रिया है, अर्थात
सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ठीक है, वायु को अंदर लेना और अंदर की वायु को बाहर छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। बाहर की वायु को जोर लगा के अंदर लेना और अंदर की वायु अर्थात CO2 को जोर लगा करके बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहलाती है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है लगभग जो पर मिनट में लगभग 14 से 17 या फिर 18 बार श्वसन क्रिया करता है, श्वासोच्छ्वास क्रिया करता है, जबकि बच्चे जो होते हैं 20 से अधिक बार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो श्वासोच्छ्वास होता है दो प्रक्रियाओं में पूर्ण होता है। एक होता है पहला अंतः श्वसन और दूसरा होता है निह श्वसन। ठीक है स्टूडेंट्स, अंतः श्वसन और निह श्वसन। ठीक है स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन और ये होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, ये होता है इंस्पायरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अंतः श्वसन यानी कि इंस्पायरेशन में क्या होता है? बाहर की वायु यानी ऑक्सीजन को जोर लगा करके अंदर लेना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन। और निह श्वसन क्या कहलाता है? यानी अंदर की वायु यानी CO2 को जोर लगा करके फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकालना, तो ये कहलाता है श्वासोच्छ्वास। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए इसके आगे स्टडी हम करते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो हम उपयोग करते हैं और हमारे कोशिकाओं में जाता है और इसका ऑक्सीकरण होता है और जिससे हमें ऊर्जा बनती है या ऊर्जा मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टडी करते हैं जो श्वसन क्रिया में किस प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और किस प्रकार से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, आइए। तो जैसे आप देख रहे हो जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 जो होता है यह कोशिका द्रव में टूटता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज जो होता है ये टूटता है कोशिका द्रव में, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिससे ग्लूकोज के अणु के टूटने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होता है कोशिका द्रव में होता है, कोशिका के कोशिका द्रव में होता है, जिससे एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से दो पायरुविक अम्ल बनते हैं, जो पायरुविक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो याद रखिएगा, दो पायरुविक एसिड जो पायरुविक जो बनते हैं वो ग्लूकोज के अणु के टूटने से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो दो पायरुविक अणु बनते हैं। अगर ये पायरुविक अणु को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तब क्या होता है? प्राथमिक उत्पाद इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है, और ये जो होता है ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर पायरुविक अणु को ऑक्सीजन का अभाव होता है तो और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है, लेकिन ये जो लैक्टिक अम्ल बनता है हमारी पेशी कोशिकाओं में है ना, पेशी कोशिकाओं में, अगर हमारे पेशी कोशिकाओं में अगर कोशिका का ऑक्सीजन का अभाव होता है तब हमारे पेशी कोशिकाओं में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, जिसकी वजह से हमें थकावट होता है। ठीक है, जैसे हम दौड़ते हैं, दौड़ने के पश्चात देखेंगे कुछ समय पश्चात हमें थकावट होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी शरीर जो होती है उतना ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से अर्थात पेशी कोशिकाओं में जब हमारे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो लैक्टिक अम्ल का जमा होने लगता है, जिससे हमारी मांसपेशियां जो होती है थक जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी मांसपेशी में जब होता है, पेशी कोशिकाओं में जब कम होता है तो लैक्टिक अम्ल का जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी पेशियां थक जाती हैं और हम किसी कार्य को नहीं करते हैं फिर। ठीक है, तो और देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर पायरुविक अम्ल को कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो उत्पाद क्या बनता है? CO2 जल और ऊर्जा बनती है, और ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो प्रोसेस होती कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। तो आपने ये स्टडी किया कि ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से उत्पाद बनता है। अब आयवीय श्वसन में अगर देखा जाए तो ये ईस्ट आदि में होता है, प्राथमिक उत्पाद इथेनॉल बनता है। हमारे शरीर में प्राथमिक उत्पाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। और वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 H2O और ऊर्जा बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए हम स्टडी करते हैं मानव श्वसन तंत्र को, किस प्रकार से मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि मानव में किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आइए हम स्टडी करते हैं मानव श्वसन तंत्र को। तो सबसे पहले देखा जाए तो मनुष्य का जो प्रमुख जो श्वसन अंग होता है वो एक जोड़ी फेफड़ा होता है। ठीक है, एक जोड़ी फेफड़ा जो होता है मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे मानव श्वसन तंत्र को और इसमें समझेंगे सारे अंगों को कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं मानव श्वसन क्रिया में यह भाग लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि आपको बताया श्वसन की परिभाषा आपको देख लिया था। मनुष्य में जो श्वसन होता है जो इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप देखेंगे यह जो होता है नासा छिद्र है, इसके माध्यम से नासा छिद्र के माध्यम से ऑक्सीजन को, बाहर की वायु यानी ऑक्सीजन को लिया जाता है और अंदर की वायु यानी CO2 को बाहर निकाला जाता है। नासा मार्ग के जो पीछे होता है यह नासा मार्ग होता है। ये नासा मार्ग के पीछे क्या होता है? नासा मार्ग होता है। ठीक है, ये जो नासा मार्ग होता है नोसल पैसेज होता है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर से सब होते हैं, म्यूकस लेस्मा आदि होता है। इसके पीछे का जो भाग होता है ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी के पीछे जो होता है कंठ होता है, वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स होता है और जो क्या करता है कि स्वर को बनाता है। वॉइस बॉक्स के नीचे जो होता है श्वासनली होती है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के नीचे जो होता है, ट्रैकिया आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं श्वसनिया कहते हैं, ब्रोंकिस कहते हैं। ठीक है, ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक चला जाता है बाएं फेफड़े में और एक चला जाता है दाएं फेफड़े में। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फेफड़े के अंदर सबसे लास्ट जो
स्ट्रक्चर होती है जिसमें जाके वायु भरता है, उसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई, है ना। तो एल्वियोलाई जो होता है यह गुब्बारेनुमा संरचना होती है, इसमें गैसों का विनिमय होता है, ठीक है, O2 और CO2 का विनिमय होता है, ठीक है। तो ये टोटल है मानव श्वसन तंत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एक जोड़ी जो फेफड़ा होता है, इसके नीचे क्या होता है, पट्टीनुमा संरचना होती है जो श्वसन क्रिया में सहायता प्रदान करती है, उसे डायाफ्राम कहते हैं। यह सांस को लेने तथा सांस को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती है, अर्थात श्वसन क्रिया में सहायता प्रदान करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम समझ लेते हैं कि मानव में श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। सबसे पहले आप श्वसन तंत्र में आपने देखा क्या क्या अंग है। एक जोड़ी नासा छिद्र, नोजल पैसेज, ठीक है, यानी नासा मार्ग के पीछे क्या होता है, ग्रसनी होता है, ग्रसनी के नीचे क्या होता है, कंठ होता है जो स्वर को उत्पन्न करता है, और श्वास नली यानी ट्रैकिया होता है, और श्वास नली होती है 2 भागों में बढ़ जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, श्वसनिया कहते हैं। और लास्ट में किसमें जो वायु पहुंचता है, गुब्बारेनुमा संरचना, इसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ मानव श्वसन तंत्र। जो फेफड़ा होता है 2 की संख्या में होता है। जो दाहिना फेफड़ा होता है, यानी कि जो बायां फेफड़ा होता है, यह 2 पालियों में बटा होता है, जबकि जो मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है यह 3 पालियों में बटा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फेफड़ा जो होता है एक पतले आवरण द्वारा, दोहरी कलायुक्त पतले आवरण द्वारा घिरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, फुफ्फुसी आवरण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए हम समझते हैं मनुष्य में किस प्रकार से श्वसन क्रिया होती है। तो आप समझते हो, सबसे पहले ऑक्सीजन को नासा छिद्र के द्वारा लिया जाता है। ऑक्सीजन को किसके द्वारा लिया जाता है, नासा छिद्र के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। नासा छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन को पहले लिया जाता है जोर लगा करके। नासा छिद्र से होता हुआ जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आता है, वो ग्रसनी में आएगा, ठीक है। ग्रसनी से होता हुआ वो चला आएगा फिर कहाँ, श्वास नली में, है ना, श्वास नली में। श्वास नली से होता हुआ यानी ट्रैकिया से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, फिर यह पहुँचेगा आपके दोनों फेफड़ों में जाएगा, श्वसनियों के माध्यम से। पहले ट्रैकिया तक पहुंचा ऑक्सीजन, जो आपने ऑक्सीजन लिया वो पहुंचेगा फिर श्वसनी में, है ना, श्वसनी में यानी दोनों फेफड़ों में जाएगा, ठीक है, श्वसनी में या श्वसनियों में जाएगा, ठीक है। श्वसनियों में जाने के पश्चात वो कहाँ जाके भरेगा, फेफड़े में उपस्थित फुफ्फुस में, ठीक है, फेफड़े में उपस्थित फुफ्फुस में जाकर के भर जाएगा, ठीक है। अब फेफड़े में जैसे ही फुफ्फुस में ऑक्सीजन पहुँचता है यानी O2 पहुँचता है, इसके बाद क्या होता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जो जैसे मान के चलते हैं ये क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक है, ये एल्वियोलाई है, और इसके नीचे जो होता है रक्त कोशिका, रक्त वाहिनियाँ होती हैं। रक्त वाहिनियों में क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। रक्त वाहिनियों में क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड में जो उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जो फुफ्फुस में ऑक्सीजन होता है यह विसरण प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि विसरण प्रक्रिया मतलब डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा जो होता है, वायु कोष में आया जो ऑक्सीजन होता है यह डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, किस में चलाता है, रुधिर वाहिनियों में चला जाता है। और जिसमें जब O2 जब आ जाता है रुधिर वाहिनियों में, तो रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होता है यह ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और कोशिका को दे देगा। तो यहाँ से फुफ्फुस में से कहाँ गया ऑक्सीजन, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में गया। तो ब्लड में कौन लेकर जाएगा, यहाँ से हीमोग्लोबिन यानी Hb, ये दे देता है। Hb जो होता है ऑक्सीजन को दे देता है, किसको, कोशिका को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोशिका में ऑक्सीजन, ठीक है, O2 जब जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन जैसे ही पहुंचता है कोशिका में, तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगा। क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है स्टूडेंट। ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप क्या बनता है, हमने अभी आपको बताया था, पायरुविक अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। अब ये पायरुविक अम्ल को अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहेगा तो कोशिका में क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है क्रेब्स साइकिल के द्वारा। तो ये जो पायरुविक अम्ल चला जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है स्टूडेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही जाता है क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप क्रेब्स चक्र चलता है, और क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप आपको क्या मिलती है, ATP मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने समझा कि वायवीय श्वसन मनुष्य में इस प्रकार से होता है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले ऑक्सीजन को आप किसके द्वारा लेते हो, नासा छिद्र के द्वारा, वो जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, श्वास नली में, श्वास नली से होता हुआ फिर कहाँ पहुंचेगा, श्वसनियों में जाएगा यानी कि ब्रोंकी में जाएगा, और लास्ट में कहाँ पहुंचता है, वायु कोश यानी फुफ्फुस में पहुंचता है। और इसके नीचे क्या होती है, रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिनियां होती है जिसमें ब्लड होता है। जो फुफ्फुस में ऑक्सीजन पहुंचा है वह विसरण प्रक्रिया के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में। ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या करता है, फिर उस ऑक्सीजन को किसको दे देता है, कोशिका को। कोशिका में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं, ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। जो ये टूटता है ग्लूकोज कोशिका में, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है, ठीक है। अभी इसके पहले आपने देखा पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिलती है तो वह वायवीय श्वसन होता है, अगर ऑक्सीजन न मिले तो वह अवायवीय श्वसन करता है। तो पायरुविक अम्ल जो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बना वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के टूटता है, और क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप आपको ATP जनरेट करता है, और साथ ही साथ जो होता है CO2 बनता है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन आया था उसी प्रकार से जो CO2 होता है यह फिर रिटर्न क्या हो जाता है, नासा छिद्र के माध्यम से फिर रिटर्न यह
बाहर शरीर से त्याग दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो CO2 रहेगा ये पुनः इस प्रकार से शरीर से नासा छिद्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से तो आपने समझा कि श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया को किस प्रकार से कंप्लीट दर ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये समझा कि श्वसन क्रिया किस प्रकार से होता है। जो श्वसन क्रिया होती है मनुष्य में दोनों एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, फेफड़े के नीचे डायाफ्राम होता है। जैसे ही सांस लिया जाता है डायाफ्राम भी क्या करता है, साथ में वर्क करता है। जब हम सांस को खींचते हैं तो डायाफ्राम कॉन्ट्रिक्ट हो जाता है, जब सांस को छोड़ते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं यह 1 मिनट में लगभग 18 से 22 बार श्वसन प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, और जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है यह लगभग 14 से 18 बार श्वसन प्रक्रिया करता है पर मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, श्वसन संबंधी तो कुछ जब फेफड़ों में या एल्वियोलाई में कुछ गैसों का विनिमय कभी कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि जो कभी कभी ज़्यादा जो व्यक्ति अल्कोहल ये सब का यूज़ करते हैं तो जो फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस में क्या होता है, कुछ तरल पदार्थ का जमा हो जाता है, जिससे कि जो फुफ्फुस होता है अच्छे से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है या फिर ऑक्सीजन अच्छे से इसमें भर नहीं पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने आदि में समस्या होती है, जिसे श्वसनी शोथ के भी नाम से जानते हैं इस डिजीज़ को। ठीक है, तो दमा, टीबी, विभिन्न प्रकार के ऐसे जो डिजीज़ हैं जो श्वसन संबंधी तो यह डिजीज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने स्टडी क्या किया इस क्लास में कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कितने प्रकार का होता है और मनुष्य में श्वसन किस प्रकार से होता है। मानव श्वसन तंत्र की यह फिगर है जिसमें आपने समझा, और मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से कंप्लीट होती है इसका आपने अध्ययन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप इजीली नोट्स कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर कीजिएगा। जो नोट्स है स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।